अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे। आज हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं फाइनल टर्म की MTH 501 की। तो मिड टर्म्स जो हैं वो आपके अब ख़त्म हो चुके हैं। फाइनल टर्म्स के बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम अब फाइनल टर्म की तैयारी करवा दें। बच्चे थोड़ा सा इस चीज़ को लेके परेशान थे क्योंकि फ़ाइनल की जो डेट है वो भी अनाउंस हो चुकी हुई है। तो पहली बात यही है कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना इस चीज़ को लेके कि फाइनल टर्म है, थोड़े दिन है, ये है वो है। अगर आप तैयारी करने बैठे तो 1-2 घंटे के बाद भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप 1-2 घंटा ही लगाएं और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप किसी भी सब्जेक्ट को टाइम देते हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है। तो मिड टर्म का जो है आपका पेपर, बहुत से बच्चों के ये भी मैसेजेस आए कि मैम जो है ना हमारे कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गए थे, तो आप फाइनल टर्म्स की जो वीडियो हैं वो जल्दी अपलोड कर लें। तो मैंने कोशिश की कि आपके फाइनल टर्म में 501 ही सब्जेक्ट नहीं बल्कि और भी बहुत से सब्जेक्ट जो हैं ना वो मैं फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाऊँगी। अगर आप सभी स्टूडेंट जो मेरी वीडियोस देखते हैं किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप जितने ज़्यादा किसी भी वीडियोस के नीचे कमेंट्स करेंगे कि मैम हमने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, इस चीज़ की जो है ना वो तैयारी करनी है फाइनल टर्म की, तो मैं उतना ही मैं उस चीज़ से ज़रा मोटिवेट हो जाऊँगी कि जी मुझे देखने वाले बच्चे ये चाहते हैं इस सब्जेक्ट की वीडियोस हों, तो मैं इंशाल्लाह उस सब्जेक्ट पे काम करूँ और आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस और आपका बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तैयारी करवा सकूँ। लेक्चर नंबर 23 से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले हमारे MCQs आ जाते हैं। MCQs को देखें तो आ जाता है सबसे पहले कि कह रहा है आप इसमें से बताएं कि आपकी नॉन लीनियर इक्वेशन जो है वो कौन सी है। तो हम उसका कंसेप्ट देख लेते हैं कि हमने मिड टर्म में भी यही चीज़ की थी अभी कि लीनियर्स वो होते हैं जिसमें हमारे किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होती है। नॉन लीनियर वो होते हैं जिसमें हमारे वेरिएबल की पावर 2 हो या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने मिड टर्म में क्लियर कर लिया, लेकिन मैंने फिर रिपीट कर दिया जो बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी हुई उनका जो है ना वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखते हैं कि हमारे पास जो है इसमें नॉन लीनियर कौन से होंगे। आपने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन जो है आपके पास उसमें 3 वेरिएबल हैं x1, x2, x3, लेकिन इनकी पावर जो है वो 1 है। दूसरा देखा समझा, ये तो लीनियर हो गई। अब दूसरी देखिए इक्वेशन आपके पास क्या है 1, 2 वेरिएबल्स हैं लेकिन दोनों की जो है पावर है वो है 1 हमने समझा ये भी हमारी लीनियर है, नॉन लीनियर नहीं है। तीसरा देखा इसमें भी 3 वेरिएबल हैं लेकिन तीनों की पावर जो है वो 1 है, ये भी लीनियर हो गई। हम समझेंगे कि ये भी हमारा जो है वो सही नहीं है। उससे आगे आ जाते हैं, जैसे कहते हैं डी वाले ऑप्शन में हमारे 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है। हमने कहा था कि जब भी 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होगा, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। देखिए 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट आया, हमने दोनों को क्या किया आपस में मल्टीप्लाई किया तो इनके पावर ऐड हो गए, तो मतलब वेरिएबल की पावर जो है वो 2 हो गई। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो है करेक्ट है। उससे आगे आ जाते हैं MCQ नंबर 2 पे, जिसमें कह रहा है कि आपके पास एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ठीक है, आप इसमें से कोफिशिएंट मैट्रिक्स बताएं, जबकि आपको एक इक्वेशंस मैट्रिक्स जो है वो उसने दे दिया हुआ है। हमने मैट्रिक्स बनाना सीखा था मिड टर्म में ही, तो आप उसी को देख लें कि आप समझे कि ये अगर मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो ये हमारे पास x1 है, यहाँ x2 है और ये x3 है। ठीक है, ये आपने कंसेप्ट जो है वो याद रखना है। अब देखते हैं कि ये हमारी इक्वेशंस को कौन लाई करता है। अब ये एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास इक्वेशन आ जाए तो ये वाली चीज़ का मैट्रिक्स बनेगा, बल्कि ये जो दूसरी साइड पे रह जाती है इसको हम मैट्रिक्स में इंक्लूड नहीं करते। हम बस इन्हीं चीज़ों का देखते हैं कि मैट्रिक्स कैसे बनता है। आपने देख लिया इसमें 3 वेरिएबल थे x1, x2 और x3। अब इसी को जहन में रखते हुए हम अब एक मैट्रिक्स देखेंगे कि इसमें से सही कौन सा होगा। आप देखिए इक्वेशन नंबर में x1 जो है वो क्या है 1, 2 जो है वो 3 है और फिर 1, 1 3 1, मतलब ये इक्वेशन जो मैट्रिक्स में है वो लाई कर गई है। अब उससे आगे आ जाते हैं। अब इसमें 1 नहीं है तो मतलब 1 की जगह आप 0 लगा लें। 2 की जगह क्या है, 2 के साथ 1 है और 3 के साथ 8 है, ये भी ठीक हो गया। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, तीसरी इक्वेशन 4 -3 5,
4 माइनस 3 5। हमने देखा कि हमारा ए वाला ऑप्शन ही ठीक है, तो हम उससे आगे जो है ना टाइम वेस्ट नहीं करते अपना, समझे। दूसरे ऑप्शन सारे आपके गलत है। अब उससे आगे आ जाते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपको कह रहा है एक सॉल्यूशन उसने दिया हुआ है, कह रहा है आपने एक लीनियर सिस्टम आपको मैं दे रहा हूँ, आपने ये वाली चीज़ें उसके अंदर पुट करनी है और बताना है कि ये वाकई ही सिस्टम जो है हमारा लीनियर है या नहीं है। अब आप याद रखें कि आपको उसने इक्वेशनें दी हैं और उसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, x1, x2 और x3, ठीक है। अब जो उसने सॉल्यूशन दिया है आप समझेंगे कि यहाँ वेरिएबल ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। आपने इन तीनों की वैल्यूज़ को हर एक इक्वेशन में लगाना है। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर इस इक्वेशन को लेते हैं, इस साइड पे भी 3 आ जाए इन दोनों में पुट करने के बाद, और इसकी राइट साइड पे भी 3 है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो समझेंगे कि ये इक्वेशन लाइक कर रही है लीनियर सिस्टम में। अगर नहीं होते तो हम कहेंगे कि ये जो है वो लाइक नहीं करती। हमने इन तीनों वैल्यूज़ को लिया। मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि हमारे पास x1 क्या है, 2 क्या है और 3 क्या है। x1, x2 और x3 ये जो मैं पहले आपको बता के आ रही हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को पकड़ा, ठीक है। उसके अंदर x1 की जगह -2 लगाया, 2 की जगह 7 और 3 की जगह -2 लगाया, इज इक्वल टू 3। अब इन तीनों को हमने प्लस माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 3, ठीक है। आपने देखा कि आपके दोनों आंसर जो है ना वो इक्वल के दोनों साइडें जो है वो सेम आ गई। हमने कहा कि ये इक्वेशन जो है वो ट्रू है, ये लीनियर सिस्टम से लाई कर रही है। अब इसी तरह मैंने इक्वेशन नंबर 2 में भी और 3 में भी जो है ना वो पुट की थी, लेकिन आंसर जो है वो मेरे सेम आ गए थे। अब बाय मिस्टेक जो है वो मैंने इसको रेडी करते हुए रेड मार्कर यूज़ किया, जिसका जो है ना वो कलर बैक साइड पे भी मुझे आइडिया नहीं था कोई इस तरह का हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा आपको इशू होगा कि ये नज़र नहीं आ रहा सही तरीके से। लेकिन आप जो है जब प्रैक्टिस करेंगे तब देख लीजिएगा कि मेरे आंसर जो थे तीनों के तीनों सेम आए थे। तो मतलब ये तीनों ही इक्वेशन जो है वो ट्रू थी, मतलब तीनों ही लीनियर सिस्टम को लाई कर रही थी। तो मैंने उसको रीज़न बता दी कि जो आपने मुझे एक सॉल्यूशन दिया था मैंने उसी को अपनी इक्वेशंस में पुट किया, लेकिन उसके बाद जो मेरा आंसर है वो सारे इक्वल आए। तो मैंने कह दिया कि ये जो हमारी इक्वेशन जो दी हुई हैं वो लीनियर सिस्टम को लाई कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। उसी से आगे आ जाते हैं। कह रहा है आपने एक लीनियर इक्वेशन मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है जबकि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी भी सिखाई थी मिड टर्म में, लेकिन फिर से कर देते हैं। समझ लें आप वेरिएबल खुद से लेट करते हैं, चाहे आप x1 लेट कर लें, चाहे XYZ लेट कर लें, इसमें कोई मसला नहीं होगा, ये आप पे डिपेंड करते हैं। कहता है हमने समझा ये हमारे 3 वेरिएबल्स हैं और ये इक्वल की दूसरी साइड के वेरिएबल्स हैं, ठीक है, दूसरी साइड के नंबर्स हैं। मैंने कहा यहाँ x1, x2 और x3 जो मैंने वेरिएबल लेट किए खुद से, ठीक है। आपको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप x, y, z तीनों या तो ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा इसमें। आप देखें कि आप जब इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे तो कहेंगे कि x1 जो है वो 2 है, x2 के साथ जो है वो हम लगाएंगे 3 और x3 के साथ जो है हम लगाएंगे 4 और इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा 5। अब इसी तरह मैंने दूसरी इक्वेशन भी बनाई, ठीक है, इसी तरह मैंने तीसरी इक्वेशन भी बनाई। अब बात आ जाती है कि ये इक्वेशन में तो सारे ही ठीक थे, मैंने लगा दी कि ये इक्वेशन जो है इसमें x1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ये वाली इक्वेशन भी ठीक थी क्योंकि इसमें भी तीनों वेरिएबल थे। अब बात आ जाती है तीसरी इक्वेशन की जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल 0 0 थे, तो हम उसको एक इक्वेशन ही बता रहे हैं ना, कहेंगे कि ये वाली चीज़ है लेकिन ये सारी 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने एक फाइनल इक्वेशन इसकी बना दी कि इसमें x1 है, बाकी जो है वो दोनों 0 हैं, 2 और 3। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको एक सिस्टम दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस का, तो आप उसको सॉल्व करें और बताएं कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का एक कंसेप्ट जो है वो आप याद रखिएगा कि आपकी इस साइड पे 1 1 आना चाहिए, ठीक है। आप मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे और यहाँ लेके आएंगे 1 1, ठीक है, और यहाँ आपका 0 0 आना चाहिए।
अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ 1 1 आ जाता है और यहाँ 0 आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप कहेंगे कि आपका जो मैट्रिक्स है वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। और मैट्रिक्स अगर आपका 3/4 का है या 3/3 का है, आप दोनों में एक ही जो है वो रूल से काम करेंगे। अब कहते हैं बाय चांस अगर मैंने यहाँ 1 ले आई, यहाँ 1 ले आई और इधर मैंने 0 0 कर लिए, ये भी 0 हो गया। जब मैंने इसको 0 बना रही हूँ या इसको 0 बना रही हूँ, तो मेरा ये वाली रो जो है वो सारी 0 हो जाए, तो मैं कहूँगी कि आपके पास 2 वेरिएबल्स की जो वैल्यू जो है वो तो आ रही हैं, लेकिन तीसरे वेरिएबल की वैल्यू नहीं आएगी। तो मैं कहूँगी कि ये हमारा सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है। सिंपल सी बात आप याद रखेंगे कि अगर ये वाली चीज़ 0 हो जाती है, आप इनकंसिस्टेंट है, मतलब आपका सिस्टम जो है वो या मैट्रिक्स इनकंसिस्टेंट है। अगर सॉल्व पूरा हो जाता है, यहाँ 1 1 आ जाता है, ये चीज़ 0 रहती है, तो आप कहेंगे ये कंसिस्टेंट है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट जो है ना वो आपने याद रखना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने इसी इक्वेशंस के बनाया मैट्रिक्स फॉर्म में। ये अभी मैंने आपको ऊपर सिखाया है कि आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बनाना है। उससे आगे आ जाता है, मैंने इसके नीचे 0 लेके आना था, वो ऑलरेडी 0 है। यहाँ क्या लेके आना था, यहाँ भी 0 लेके आना था। ये 0 बनाने के लिए मैंने अपनी रो 1 को किसके साथ दिया, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। और 3 देखें, जैसे ये है, ये मैंने लिख लिया, जैसे -3 9 7 5, ये रो 3 है हमारे, ये मैंने ऑलरेडी पहले लिख ली हुई। अब कहते हैं मैंने इसको किया 3 के साथ 3 1 ज़ा 3 और इसमें ऐड कर दिया। इसके साथ करूँगी 3 के साथ, तो 3 2 ज़ा 6 और इसमें ऐड कर दिया। अब ऐड हम रो 3 में कर रहे हैं, ठीक है, और रो 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करके। अब इसको देंगे तो -9 हो जाएगा, -9 प्लस माइनस होगा तो वो -9 आ जाएगा, ठीक है। इसको दूंगे तो ये 0 है, जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर भी 0, लेकिन फिर भी ऐड मैंने कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब इसको मैंने सॉल्व किया, मेरे पास फाइनल जो है वो रो ये वाली आ गई, ठीक है। अब कह रहा है मेरी ये चीज़ 1 होनी चाहिए। अगली चीज़ तो ये थी कि इसके नीचे तो 0 0 हो गए, लेकिन ये अब क्या होनी चाहिए, 1। मैंने -2 के ऊपर रो 2 को जो है वो डिवाइड किया। जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास ये तो 1 आ गई, ये 2 आ गई, ये -7/2, तो मैंने इसको वैसे ही लिख लिया। अब कह रहा है इसके इस 1 के नीचे भी 0 होना चाहिए। इस यहाँ 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया कि अपनी रो 2 को जो है वो -15 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर उसी को जो आंसर होगा रो 3 में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जैसे रो 3 तो हमारी -15 -2 5 थी ना। अब मैंने क्या कि इसको -15 के साथ दिया तो इधर ऐड कर लिया। इसको दूंगी -15 के साथ -30 हो गया, प्लस माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। इसको दिया -15 के साथ। आपने इसको मज़ीद सॉल्व कर लेना है, क्योंकि मैंने इसको आगे से डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आएगा आपका भी आंसर, ठीक है। अब मैंने इनको फिर सिंप्लीफाई किया, प्लस माइनस किया, तो मेरा जो फाइनल रो थी वो ये बन गई। अब उससे आगे आ जाते हैं, हमारी ये तो 1 1 हो गई, ये भी 0, ये भी 0 आ गया। अब यहाँ भी आपका क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। मैंने 1 लाने के लिए रो 3 को -32 के ऊपर डिवाइड कर दिया, -32 पे डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड कर दिया। अब कटिंग तो हो नहीं रही थी, मैंने क्या किया, प्लस माइनस माइनस यहाँ आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। इसको ऊपर करेंगे तो वो 79 वैसे ही रहेगा। अब देखिए कि आपके पास ये वाली चीज़ 1 1 हो गई, ये वाली चीज़ 0 आ गई, ठीक है। तो मतलब इसके बाद भी आपके पास वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसे यहाँ x1, यहाँ x2 और यहाँ x3, मतलब तीनों ही रोज़ आपको वैल्यूज़ दे रही हैं आपके तीनों वेरिएबल्स की, ठीक है। तो आप कहेंगे कि हमारी जो, अब हम इक्वेशंस बना लेते हैं, जैसे हमारी रो 1 से लेते हैं तो इक्वेशन बनाएं, ये हो गया x1, इसके साथ 2 है तो ये x2 के साथ 2 आ गया, -3, और इधर क्या है, कौन सा वेरिएबल रखा था, x3, ठीक है। अब ये वेरिएबल आप खुद से कंसीडर करते हैं, या तो x y z भी कर सकते हैं, या x1 x2 x3 भी कर सकते हैं। अब कहते हैं इसको मैंने सॉल्व किया तो ये वाली ये जो है वो इक्वेशन बन गई, इसके इक्वल की दूसरी साइड पे 0 था, यहाँ आ जाएगा x2 2 x3, मतलब 1 0 है, ठीक है। इसको मैंने नहीं लिखा इसके अंदर। अब यहाँ 1 भी 0 है, 2 भी 0 है, और x3 जो है वो इक्वल किसके आ गया, -79/64।
अब कहते हैं हमारी तीनों ही रोज़ तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ दे रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। हमारा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें वो आपको कह रहा है कि आपने एक बी वेक्टर जो है ना वो फाइंड करके मुझे देना है, बल्कि आपको उसने स्पैन के अकॉर्डिंग जो है वो सेट दिया हुआ है। अब बेसिकली चीज़ आ जाती है सबसे पहले स्पैन क्या होता है, ठीक है। कहते हैं फॉर एग्जांपल हमने एक वेक्टर स्पेस ली है जिसके अंदर वेक्टर स्पेस ली है, समझिए ये वाली चीज़, ये जो एरिया है वो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। कहते हैं वेक्टर स्पेस का ओरिजिन कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होता, ठीक है। ये नॉन एम्प्टी सेट होता है, मतलब वेक्टर स्पेस के ओरिजिन के अंदर एक सेट लाई करता है, ठीक है। आप समझिए कि उस सेट के दो मेंबर्स हैं, जैसे A1 A2। अब ये दो मेंबर्स जो है ना इसी वेक्टर स्पेस के साथ एक लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे। अब देखें आपके सेट के अंदर अगर दो मेंबर्स हैं तो वो दो ही मेंबर्स के साथ लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे। हमने ये लेट कर लिया कि जो हमारा सेट है वो A1 A2 है, और जो स्पेस के अंदर लाई कर रहे हैं वेक्टर वो है C1 और C2, ठीक है। तो ये चीज़ सेट है और ये वाला उसका जो है वो सबसेट है। समझ आ गई होगी कि ये चीज़ आपका सेट है और ये जो बाहर वाला एरिया है वो क्या है, इसका सबसेट। अब सेट के मेंबर सबसेट के मेंबर के साथ लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे और हम उसको रखेंगे अपने वेक्टर के इक्वल, ठीक है। अब आ जाता है कि आपको पता है ये अननोन है, ठीक है। सेट के मेंबर्स को हम जानते हैं, लेकिन जो सबसेट के वो ले रहा है मेंबर्स को जिनके साथ वो लीनियर कम्बिनेशन बना रहा है, उसको हमने फाइंड करना है। बेसिकली स्पैन में हम क्या करते हैं, ये जो सबसेट के साथ वो लीनियर कम्बिनेशन बनाता है वो वाले मेंबर्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। बाकी सेट की वैल्यू का भी आपको पता होता है और वेक्टर जो है इस साइड पे इक्वल की साइड पे इसका भी आपको पता है। अब यहाँ से यहाँ वाला एरिया आपके पास लीनियर कम्बिनेशन आ गया। अब ये बी जो है वो एक वेक्टर है। अब यहाँ A1 और A2 आपको पता है सेट के मेंबर हैं। C1 और C2 जो अननोन स्केलर है जिसकी हमने स्पैन के अंदर वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। ये चीज़ आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फार्मूला वही हम लोगों ने लिखा, ठीक है। अब A1 की जगह उसका कॉलम मैट्रिक्स लिख लिया, A2 की जगह जो हमारे पास गिवन था वो वाला हमने कॉलम मैट्रिक्स लिख लिया, B जो हमारे पास गिवन था वो लिख लिया। अब कह रहा है आपके पास जो फाइंड करने वाले दो मेंबर्स हैं जिसमें C1 और C2 जो स्केलर वेक्टर्स थे, ठीक है। कहते हैं ये हमने फाइंड करने हैं। मैंने इनका एक मैट्रिक्स बना लिया इन दोनों का और इनको अलग कर दिया, ठीक है। अब फाइनल मैंने एक और मैट्रिक्स बना लिया ताकि मैं ना इसमें से वैल्यूज़ को इजीली फाइंड कर सकूं। मैंने इन तीनों कॉलम्स को कंबाइन किया और एक फाइनल मैट्रिक्स बना लिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके मैं C1 और C2 की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करूँगी। अब यहाँ से आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इक्वेशंस के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब उससे आगे आ जाते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक रो ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करके इसमें C1 और C2 की वैल्यूज़ को निकालूंगे। तो रो ऑपरेशन का जो फर्स्ट रूल होता है कि हमारे यहाँ 1 आना चाहिए, तो मैंने अपने रोज़ को चेंज किया, कि मतलब रो 1 को, ठीक है, ये रो 1 है और ये वाली चीज़ हमारे पास रो 2 है। तो मैंने इन दोनों की जो है ना वो जगह चेंज की है कि इन दोनों रो 2 को रो 1 की जगह ले गई और रो 1 को जो है वो रो 2 की जगह ले आई। तो मैंने ये दोनों जो है वो चेंज कर ली, मतलब ये ऊपर नीचे हो गए। जैसे 3 था, यहाँ 1 था, ये ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, ये भी ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, 5 ऊपर चला गया, -3 जो है वो नीचे आ गया। अब मैट्रिक्स मेरा ये बन गया है। अब कह रहा है मेरी पहली जो थी आइडेंटिटी वो ये थी कि यहाँ 1 आना चाहिए। अब ये अभी भी -1 है, मैंने अपनी पूरी रो 1 को -1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने की वजह से वो ये प्लस हो गया, ये 5 आ गया, ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा दूसरा काम ये होता था कि मैंने यहाँ 0 लेके आना है। यहाँ 0 लाने के लिए मैंने क्या किया कि रो 2 में से रो 1 को माइनस किया, लेकिन रो 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, इतना डायरेक्ट नहीं है कि आपको समझ ना आए। मैंने रो 1 को रो 2 को सारे मेंबर्स को वैसे ही लिख लिया, ठीक है। अब रो 1 को क्या किया, -3 के साथ दिया।
तो 1 और -3 आ जाएगा। 5 और -3 -15 और यहाँ पहले 3 था, ये -5 और -3 कितने हो जाएंगे +15। अब इसको मैंने प्लस माइनस करने के बाद हमारी एक फाइनल रो ये वाली बन गई है, ठीक है। ये 0 हो गया, ये बाकी बच गया -13 और यहाँ 12, ठीक है। अब सॉरी ये थोड़ा मैंने आगे अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ तो 0 आ गया, मेरा अगला काम था यहाँ भी 0 लेके आना है। यहाँ 0 लाने के लिए मैंने फिर से क्या किया, रो 3 से रो 1 को माइनस किया, लेकिन रो 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर मैंने इसको -2 के साथ दिया, इसमें से किया। इसको दूंगी तो -10 हो जाएगा, इसको दूंगी तो +10 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ऐड कर दिया है। अब इनको मैंने प्लस माइनस करने के बाद, मेरे सिंप्लीफाई करने के बाद फिर से एक नई रो बन गई है। यहाँ 0 आ गए, इन दोनों का ऐड हो गए, लेकिन साइन माइनस का आएगा। -18 ये ऐड हुए तो 12 आ गया। अब मेरा अगला काम होता है यहाँ यहाँ 1 लेके आना है। ये देखिए, अगर यहाँ -13 है, इसको मैं किस पे डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा। तो -13 के ऊपर मैंने रो 2 को जो है वो डिवाइड कर दिया है, पूरी रो 2 को डिवाइड किया है, ठीक है, ताकि जो है वो -13 आ जाए। अब सिंप्लीफाई करने के बाद आप ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा कि ये वाला पोर्शन एक अलग चीज़ है, ठीक है। इसी का अगला एक पोर्शन है ये वाला, जो अब हम लोग करने लगे हैं। अब आप देखिए, यहाँ 1 आ गया, ये तो वैसे डिवाइड हो रहा था, मैंने इसको पॉइंट्स पे नहीं लिखा, मैंने वैसे ही लिख दिया। आप पॉइंट्स पे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होगा। अब उससे आगे आ जाता है हमारा अगला पॉइंट होता है कि यहाँ उसके नीचे भी 0 लेके आना है। 0 लाने के लिए मैंने एक फिर से रो ऑपरेशन लगाया है कि रो 2 को मैंने +18 के साथ मल्टीप्लाई किया, और 18 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसको मैंने रो 3 में ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद फिर जो है वो ये चीज़ भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। अब देखें, आपके पास रो 3 जो है वो पूरी ख़त्म हो गई, मतलब सारे 0 हो गए। अब मैंने इनकी इक्वेशन बना ली। जैसे मुझे पता था मेरे पास जो वेरिएबल थे वो C1 और C2 ही थे, ठीक है, और ये वाला इक्वल की दूसरी साइड थी, ये वाला पोर्शन जो था। अब क्या आ जाता है, C1 जो है 1 है, C2 के साथ 5 आ जाएगा, इक्वल की दूसरी साइड पे -5। यहाँ C1 0 है, यहाँ C2 है, इज इक्वल टू -12/13। अब मैंने इसी C2 की वैल्यूज़ को पकड़ा और अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। जहाँ C2 था उसकी जगह उसकी वैल्यूज़ लगाई। ये इसके साथ क्या हो जाए, प्लस माइनस माइनस 5 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 60 आ जाएगा। ये यहाँ माइनस का है, यहाँ आके प्लस का हो गया। जब ये प्लस का होगा तो मैंने इनका एलसीएम लिया, 13 आ गया। यहाँ इसके नीचे जो है वो 13 नहीं था, तो मैंने ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो -65 + 60/13 आ गया। दोनों को माइनस किया, आंसर आया -5/13। कहता है अब मुझे बी चाहिए था, बी प्लेन में, ठीक है। तो बी जो है वो इक्वल था हमारे पास C1 और C2 का कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। यही चीज़ हम अपने क्वेश्चन के शुरू में करके देख के आए थे। अब जहाँ C1 था उसकी जगह मैंने लगा दिया जहाँ C1 था, ठीक है, वहाँ मैंने लगाया -5/13, ठीक है, और जहाँ C2 था वहाँ आ गया -12/13। ये वीडियो मैंने कोशिश करनी थी 34 लेक्चर्स तक हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी इस तरह। तो 34 वाले लेक्चर्स तक जो है ना वो हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपका आज वाला लेक्चर जो है ना वो सारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर यहाँ भी किसी को मसला है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर पूछ सकते हैं। मैं आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर दूँगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।